तो बच्चों, मैं गोपाल सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12 फिजिक्स नए सत्र की शुरुआत हमने कर दी थी। हम देख रहे थे यूनिट 6 चैप्टर 9 प्रकाशिकी, और मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है कि प्रकाशिकी को हमने बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। तो अभी हम देख रहे हैं चैप्टर 9b समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो चलिए आज के क्लास की बात करते हैं। आज के क्लास में हम आप सभी बच्चों को बताएंगे अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक, और बताएंगे बहुत सारे अलग अलग पदार्थों के जो अपवर्तनांक होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, वो कितने होते हैं। तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। आपने लास्ट क्लास में जो लेक्चर नंबर 1 था वहां प्रकाश का अपवर्तन देखा और साथ ही साथ अपवर्तन के नियम भी देखे। तो दूसरा नियम, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। दूसरा नियम याद कीजिए क्या था। दूसरा नियम में हमने बोला था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है, और वो निश्चित अनुपात ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। म्यू से हम उसको डिनोट करते थे, तो ये होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की परिभाषा आपको जो प्रकाश के अपवर्तन का नियम है दूसरा वही मिल जाता है। तो आज की क्लास में हम बहुत ही छोटा क्लास है, बहुत ही छोटा क्लास, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की क्लास होगी ये, और आज हम आपको अपवर्तनांक के बारे में बताएंगे और एक आध दो क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल जो उस पर बेस्ड होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत एक बार फिर से सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना ना भूलिए। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको दिक्कत हो रही है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई नया टॉपिक चाहिए, नया चैप्टर चाहिए, वो भी आप बोल सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप कहां से हैं। ठीक है, आप कहां से हैं, कौन से बोर्ड से हैं, कौन से शहर से हैं, कौन से स्कूल से हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप हमको कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। और हमारे साथ बने रहिए। क्लास 12 फिजिक्स नए सत्र के लिए 2022 के लिए परीक्षा की तैयारी करनी है, हमको अपने भविष्य की तैयारी करनी है, तो उसके लिए जरूरी है आपका और हमारा साथ बना रहे नियमित रूप से रेगुलर क्लासेस के माध्यम से। तो चलिए बच्चों, आज देखते हैं अपवर्तनांक। मैंने ऐसे तो आपको बता दिया, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हमको मिलता है अपवर्तन के नियम का जो दूसरा नियम है वहां मैंने बताया। फिर से एक बार सुनिएगा क्या बोलते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम हमको यह बताता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से कहां जाती है दूसरे माध्यम में जाती है, तो पहले माध्यम में जो आपतन कोण की ज्या होती है और दूसरे माध्यम में जो अपवर्तन कोण की ज्या होती है मतलब साइन आई अपॉन साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है। तो ये साइन आई और साइन आर में जो निश्चित अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, इसको म्यू से या 1 म्यू 2 से हम डिनोट करते हैं, ये होता है अपवर्तनांक। तो आज फिर से एक बार सबसे पहले बात करते हैं अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक परिभाषा तो मैंने आपको बता दिया। अपवर्तन का अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वहां से लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बता सकते हैं कि अपवर्तनांक किसी माध्यम बोलता है, जैसे जल, हवा, कांच आदि का अपवर्तनांक सभी का एक निश्चित अपवर्तनांक होता है। तो कोई भी माध्यम का बोलता है, जैसे जल है, हवा है, कांच है आदि का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग, उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, कि चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम है या अधिक है। मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बताता है या उसको परिभाषित करता है, वह संख्या क्या कहलाती है, अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। तो ये भी परिभाषा है, ये भी आप लिख सकते हैं बच्चों। तो फिर से एक बार सुनिएगा, किसी माध्यम बोलता है, तो माध्यम हमारे पास मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, माध्यम के लिए जल, हवा, कांच, ये तीनों चीजें आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो कोई भी माध्यम बोलता है जैसे जल है, हवा, कांच है का अपवर्तनांक मैंने बताया सभी का एक निश्चित अपवर्तनांक होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किसका क्या क्या अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब कौन सी तरंग, प्रकाश तरंग की चाल कितनी है, की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम है या कितने गुना क्या है बोलता है, अधिक है। तो ये परिभाषा भी आप याद रख सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे अपवर्तनांक
के प्रकार के बारे में। तो अपवर्तनांक जो रहते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है और एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो चलिए मैं पहले आपको बता देता हूं, कुछ ये नोट करके रखिएगा, ठीक है। यहां संख्या की बात होती है तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपवर्तनांक सबसे ज्यादा जो आपको काम आएगी या याद रखने की जरूरत होगी, आप इनका अपवर्तनांक याद रखिएगा। वायु का अपवर्तनांक ये होता है 1.0003। दूसरा आप जल का अपवर्तनांक याद रखिएगा 1.33, या आप इसको लिख सकते हैं बेटा 4/3। और तीसरा कांच का अपवर्तनांक याद रखना, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 या 3/2। ये कुछ बहुत ज्यादा यूज होने वाले अपवर्तनांक है, तो ये अपवर्तनांक आप याद रखिएगा। तो अपवर्तनांक की परिभाषा आपको समझ में आ गई है। ये क्या बताता है, किसका वेग बताता है, ये प्रकाश की चाल की तुलना करता है कि अधिक है कि कम है। ये होता है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैंने आपको वायु का बता दिया, जल का, कांच का नोट करके रख लेंगे, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी मेरी क्लास अटेंड करते हैं पेन कॉपी अपने साथ में रखिए और आप वीडियो पॉज करके जो भी चीजें हम बता रहे हैं वो सारी चीजें आप नोट करते हुए चलेंगे। तो अपवर्तनांक दो प्रकार के होता है बोलता है, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है सापेक्ष रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम एक एक करके आपको दोनों बताते चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से, कहां से बोलता है, वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये होता है परिभाषा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं बोलता है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से, कहां से जा रही है, ध्यान से पॉइंट्स को आप देखते जाएंगे। प्रकाश किरण जो है वो वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को, किसके सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहां जो दूसरा माध्यम है वो जल हो सकता है, कांच हो सकता है, ठीक है, मगर पहला माध्यम हमेशा क्या होगा, वायु या निर्वात होगा। इसीलिए ये परिभाषा आप अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए कि जब भी कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम बोलने से ये समझ में आता है वो जल भी हो सकता है या कांच भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु या निर्वात के सापेक्ष उस दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और म्यू आपने देखा है स्नेल के नियम में, म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, साइन आई अपॉन साइन आर। या इसकी एक और परिभाषा बनती है, वो परिभाषा बनती है बच्चों प्रकाश के चाल के पदों में। तो प्रकाश के चाल के पदों में अगर हम परिभाषा देखेंगे तो क्या होता है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से डिनोट करते हैं। वैल्यू हमेशा याद रखना, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। ये होता है वायु निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बोलता है वायु निर्वात में प्रकाश की चाल, और माध्यम में पहला था वो हमारा वायु निर्वात था और दूसरा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये परिभाषा भी आपके काम आएगी प्रकाश की चाल के पदों में। तो वायु निर्वात में प्रकाश की चाल C और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल V का अनुपात भी क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। तो ये था हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रहेगा, हमेशा याद रखना कि जब भी बोलता है कोई प्रकाश किरण वायु निर्वात से कहां जाती है, किसी अन्य माध्यम में जाती है। अन्य माध्यम कोई भी दूसरा अन्य माध्यम हो सकता है, वो जल भी हो सकता है, वो कांच भी हो सकता है। तो वायु निर्वात के सापेक्ष उस दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, ठीक है, उस माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहेंगे हम, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। म्यू से डिनोट करते हैं। या प्रकाश की चाल को पदों में बोलेंगे तो वायु निर्वात में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सापेक्ष। सापेक्ष शब्द एक के सापेक्ष दूसरा, हमेशा ये चीज आप याद रखना है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं हम। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहां दो माध्यम होगा, ठीक है। अब ये हो सकता है जैसे पहला माध्यम हमारे पास में कोई हो और दूसरा माध्यम कोई अन्य हो। जैसे पहला माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम पहला माध्यम हमारे पास में कांच हो और दूसरा माध्यम हमारे पास में क्या हो, वाटर हो, ठीक है, पानी हो। तो ये कांच से पानी में जाएगा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से कहा जाती है, बोलते हैं दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं और इसे 1μ2 से दिखाते हैं। जिसका अपवर्तनांक रहता है उसको हमेशा बाद में लिखते हैं। ये 1μ2 लिखा है तो किसका अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम का, और किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष। और ये फार्मूला बनता है 1μ2 = μ2/μ1, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आगे आपको क्लासेस में बताएंगे, ठीक है, जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो किस तरह से निकालते हैं। और प्रकाश की चाल के पदों में बोलता है, तो फिर से एक बार, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये जो होती है अनुपात, वो क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो 1μ2 = हो जाएगा यहाँ v1/v2। और एक चीज और याद रखना, इसे n से भी डिनोट किया जाता है। बहुत सारे बुक में स्मॉल n से भी दिखाया जाता है, ठीक है। किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। तो अपवर्तनांक को म्यू से भी डिनोट करते हैं और n से भी डिनोट करते हैं। तो दोनों परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। दोनों में अंतर, बहुत बारीक सा अंतर है। जब हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात की थी, किसकी बात की थी, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात की थी बच्चों, तब वहां बताया था कि जब प्रकाश किरण वायु निर्वात से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो वायु निर्वात के सापेक्ष अन्य माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष कहलाता है। और जब प्रकाश किरण, जो प्रकाश की किरण होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वैसे ही सेम किसके, प्रकाश की चाल के पदों में भी देखा, प्रकाश की चाल और माध्यम में, ठीक है, प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा हमने, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा। और साथ ही साथ पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हमने सापेक्ष अपवर्तनांक कहा। तो बहुत ही सिंपल परिभाषाएं हैं और छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। ये सारी की सारी परिभाषाएं आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे हम कि अपवर्तनांक किन किन चीजों पर निर्भर करता है। जो अपवर्तनांक रहता है उसकी निर्भरता कहाँ रहती है, ठीक है। तो अपवर्तनांक की निर्भरता देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माध्यम की जोड़ी की प्रकृति पर। कोई भी माध्यम रहता है उसकी जो जोड़ी रहती है उस जोड़ी की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले बोलता है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक, ठीक है। विरल के सापेक्ष जो सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो 1 से अधिक होता है, किंतु सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 से क्या होता है, बोलता है कम होता है। तो याद रखिएगा, माध्यम की जोड़ी की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जब विरल से सघन निकालेंगे तो हमेशा अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक होगा, मगर जब सघन से विरल माध्यम, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो वो 1 से क्या होता है, कम होता है। सेकेंड नंबर, माध्यम के घनत्व पर। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक भी क्या होता है, अधिक होता है। प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वहां से आप समझ सकते हैं बच्चों। क्या बताया था हमने, आपको बताया था किसका अपवर्तनांक, हमने कांच का देखा था। तो कांच ठोस होता है, उसका प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक होता है, तो उसका अपवर्तनांक कितना था, 1.5। जल का जो प्रकाशिक घनत्व होता है वो कांच से कम होता है, उसका हमने देखे थे 1.33, और वायु का सबसे कम होता है वो था 1.0003। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जिसका प्रकाशिक घनत्व सबसे कम होगा उसका अपवर्तनांक भी सबसे कम होगा, और जिसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा उसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा, ठीक है। प्रकाश के रंग पर बोलता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होने पर, ठीक है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होने पर अपवर्तनांक अधिक एवं तरंगदैर्घ्य अधिक होने पर अपवर्तनांक कम होता है। यहां रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है कि म्यू जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ। म्यू किसके प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के। तो जिसका तरंगदैर्घ्य क्या रहता है, ये अधिक होता है, उसका अपवर्तनांक कैसा होगा,
कम होगा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम है तो अपवर्तनांक अधिक, और तरंग दैर्ध्य अधिक है तो अपवर्तनांक कैसा होता है, कम होता है। ठीक अपोजिट होता है बच्चों। तो यहां से आप दृश्य प्रकाश में समझ सकते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक उसका अपवर्तनांक कम, उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक है तो लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम, और बैंगनी रंग का क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा। और लास्ट फोर्थ पॉइंट में माध्यम के बोलता है ताप पर। किस पर बोलता है, माध्यम के ताप पर। माध्यम का ताप बढ़ाने पर माध्यम के पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व कम होगा तो उसका अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये माध्यम की निर्भरता है। 4 पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। तो ये छोटी सी क्लास थी। अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स यहां बताएंगे, ठीक है। एक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हमारे पास में, हम देखते हैं। वो बहुत ही कम, मैंने केवल 2 प्रश्न लेके रखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल दिया है 3 गुना 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल को हम सी से डिनोट करते हैं, और ये वैल्यू दिया है 3 गुना 10 का घात 8 मीटर पर सेकंड। फिर बोलता है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो ये हमको म्यू दे दिया है, कितना अपवर्तनांक, 1.5, ठीक है। अभी हमने फार्मूला देखा, सूत्र क्या देखा, म्यू इक्वल टू सी अपॉन क्या होता है हमारे पास में, वी। म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, सी अपॉन वी। हमको वी का मान निकालना है, वी किसमें, कांच में प्रकाश की चाल। आप चाहें तो इसको वीजी भी ले सकते हैं। तो ये वीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, सी अपॉन म्यू, ये फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए अब हम वीजी फाइंड करते हैं। वीजी, सी का मान 3 गुना 10 का घात 8, ये भी लिखने की जरूरत नहीं आपको, 3 गुना 10 का घात 8 हो जाएगा हमारे पास में, बटा 1.5, 1.5 समझ गए आप, हाफ है तो ये 1, ये 2 एक बार और ये 2 बार, ये बच गया कितना, 2 गुना 10 का घात 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही छोटा सा प्रश्न, 1 नंबर में आ सकता है। फिर से एक बार प्रश्न सुनिएगा। वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 का घात 8 मीटर पर सेकंड थी। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल, तो म्यू इज इक्वल टू 1.5 था, तो हमने म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वीजी फार्मूला लगाया। वीजी इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू हो गया। सी का मान 3 गुना 10 का घात 8 और 1.5, दशमलव भी हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाता, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, या सीधे सीधे कटा सकते हैं। ये है 1.5, वो उसका 2 गुना है, तो ये एक बार वो 2 बार, 2 गुना 10 का घात 8 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिएगा एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। एक प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है और कांच का अपवर्तनांक हमको दिया है म्यू की वैल्यू 1.5। म्यू की वैल्यू कितनी दी गई हमको, 1.5। यदि आपतन कोण मतलब आई की वैल्यू कितनी डिग्री है, बोलता है 30 डिग्री हो, तो अपवर्तन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहां सूत्र लगाते हैं, म्यू इज इक्वल टू स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर। हमको अपवर्तन कोण निकालना है, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये फार्मूले को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू। तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन आर इज इक्वल टू साइन आई, तो साइन आई साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30, और म्यू की वैल्यू 1.5। म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 1.5। ओके, तो अब हम यहां से फाइंड करेंगे बेटा, साइन आर साइन 30 होता है 1.2, या दशमलव में लिखेंगे तो 0.5, 1/2 होता है साइन 30, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1.5। मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया 5/15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3। तो देखेंगे इधर वैल्यू, साइन आर बराबर 1/3 और आर बराबर साइन इनवर्स 1/3। ये अपवर्तन कोण का मान आ जाएगा। आपके पास में कोई टेबल नहीं है तो आप यहाँ आर की वैल्यू और कुछ फाइंड नहीं कर सकते, आप इतना करके रोक देंगे अपना सवाल। आंसर,
आगे देखिए यहां कुछ और बोलता है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए बोलता है। फिर से देखिए कांच में प्रकाश की चाल, तो हमारे पास में फिर से फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इक्वल टू सी अपॉन वीजी। सेम क्वेश्चन हो गया पिछले क्वेश्चन के जैसे, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वीजी। तो फॉर्मूला वीजी इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू, वी जी सी 3 गुना 10 का घात 8 और म्यू का मान 1.5। सेम आंसर आएगा ये भी, वीजी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 गुना 10 का घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये था आज का हमारा क्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक को लेकर। बहुत ही छोटा क्लास था और बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ध्यान से सारी की सारी चीजें आप याद रखिएगा। अपवर्तनांक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में। ओके, थैंक यू।